हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पे। बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि एचएसएससी सीईटी मेंस के एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट के काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो आएंगे। तो 10 नंबर के लगभग इन्वायरमेंट आएगी, जिसमें से अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 8 या 9 क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से कर लेंगे। तो आज ये पहली वीडियो है जो आपके सामने है, तो अच्छे से करना। नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स आपको अवेलेबल होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप मैसेज कर दें 98 126 30 162 वाले नंबर पर। आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 98 126 30 162। इस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स अवेलेबल जो हैं वो हो जाएंगे। तो चलिएगा बच्चे, आपा करते हैं पर्यावरण के अक्षेत्र। देखो, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण में हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप स्थल मंडल में देखें तो स्थल मंडल जो है वो अपना 29% पर विस्तृत है, यानी हमारे यहाँ पे जो धरती वाला एरिया है वो 29% है। ये आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि स्थल मंडल कितना फैला है, तो आप बताएंगे 29%। जल मंडल की बात करें तो ये 71% है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जल में जीव कौन सा है, टेम्परेचर कितना कहाँ पे होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, इसे कवर कीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एचएसएससी है, आपको पता है कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकती है। तो आप एक पड़ाव पूरा कर चुके हैं, दूसरा आपको करना है। तो इस वजह से आप कहीं भी रिस्क मत लेना, जितना हो सके इन चीज़ों को कवर करके जाइएगा एग्जाम में। अच्छी खासी वैकेंसीज है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, ये आपको पढ़ाएंगे टॉपिक। जैवमंडल, जहाँ स्थल जल और जीव तीनों मिलकर रहते हैं, वो क्या होता है, अपना जैवमंडल होता है, आपको पता है। ठीक है बच्चे। तो उसके बाद में देखेंगे वायुमंडल, जैवमंडल हो गया। जहाँ जीवन संभव है वो जैवमंडल है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर जैवमंडल है, यहाँ पे जीवन संभव है। अब यहाँ पे अपना टॉपिक शुरू होता है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा और देखने को भी मिलेगा, और क्वेश्चन भी बता दूंगी कि कहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे देखिएगा, जहाँ जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के विभिन्न भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि हम देखिए, हम किस पे डिपेंड है, हम दूसरे जीवों पे डिपेंड है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, इन पे डिपेंड है। तो हम इनके साथ क्रिया कर रहे हैं, ये हमारा इकोसिस्टम है। मान लीजिए कि एक तालाब है, एक तालाब में बहुत सारे जलीय जीव रह रहे हैं, वो आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये उनका क्या हो गया, एक तरीके से इकोसिस्टम हो गया। तो ये इकोसिस्टम यही होता है जहाँ पे बहुत सारे रासायनिक और भौतिक कारक एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कोई ना कोई क्रिया करते हैं। उसके बाद में देखिए पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन। अब ये क्वेश्चन जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो आप बताएंगे टेंसले ने। एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पहले पूछा भी है एचटेट के एग्जाम में, तो अब भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए मेंस तो अभी होने लगा है। तो एचटेट के एग्जाम में अच्छी खासी इन्वायरमेंट आती थी पहले पीआरटी लेवल पे, तो वहां से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, वो आइडिया आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी एचएसएससी एग्जाम ले रही है और अच्छी खासी इन्वायरमेंट वहां पे देखने को मिलती है। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन 1935 में एजी टेंसले ने किया था। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि लॉजी स्टडी होती है, आपको भी पता है। ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बहुत अच्छा। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने दी थी, आपको मैंने पहले ही बता दिया, एजी टेंसले ने। यानी अवधारणा या पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में किसने बताया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने। किसने किया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने। दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलना। पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम भी हो सकते हैं और पारिस्थितिक प्राकृतिक भी, स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। मेरी बात सुनिए, कृत्रिम भी हो सकते हैं, स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जिसको हम बना रहे हैं, कोई तालाब हम बना रहे हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। जंगल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का ही एग्जाम्पल है, उसको काटा भी जा सकता है। तो ये बोलता है कि स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं, तो देखिए जैविक घटक और अजैविक घटक। कौन से भाई साहब, जैविक घटक और अजैविक घटक।
अब यहाँ पे देखिएगा जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं, जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता। यानी एक तो प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है। एक प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, उसको क्या बोलोगे, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए अजैविक घटक की अगर आप बात करें तो अजैविक घटक वो होते हैं जैसे कि जो आप निर्जीव बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं आप, निर्जीव। जैसे जल, मृदा, वायु, प्रकाश, इनका यूज तो हम कर रहे हैं ना, इनके साथ क्रिया तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अजैविक घटक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा सकता है, इनमें से ये बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कौन सा है और अजैविक घटक कौन सा है। तो आप मेरे को पता है कि अच्छे से कर लेंगे इसको। उसके बाद में देखिएगा उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो वो खुद बनाते हैं ना, किसी पर डिपेंड तो नहीं है ना, ठीक है ये। उसके बाद में उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि इंसान है, शाकाहारी जितने भी हैं या मांसाहारी जितने भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि खरगोश हो गए, हाथी यानी गाय हो गई, है ना, भैंस हो गई, ये सारे के सारे, बकरी होगी, ये सारे घास वगैरह खाते हैं। तो इनको आप क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, जो पेड़ पौधों पर निर्भर बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो कौन से उपभोक्ता होते हैं, तो आप क्या बताओगे, प्राथमिक उपभोक्ता। अच्छा, द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, यानी जो पेड़ पौधे खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब उनका पता लग गया तुम्हें कौन है, भैंस, गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, ठीक है। अब जो उनको खाता है, यानी भैंस, गाय, बकरी, इनका मांस खा जाते हैं, वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। जैसे कि छिपकली होगी, मेंढक हो गया, मछली हो गई, ये सभी, ठीक है। बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की, तो तृतीय उपभोक्ता वो होते हैं जो मांस खाते हैं। समझ में आ गई। प्राथमिक द्वितीयक दोनों पर निर्भर होते हैं, शेर, बाज, गिद्ध, ऐसा कुछ, है ना। उसके बाद में सर्वाहारी जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। मनुष्य भी शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, इसमें कछुआ भी आता है, बिल्ली भी आती है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में अपघटनकर्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपघटनकर्ता क्या होते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे ये मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाता है, यानी जीव मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, उसके बाद में ये इसको खाते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गए, है ना, वायरस हो गए, ये चीज़ें। जटिल पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलने का काम करते हैं ये, यानी जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको साधारण पदार्थों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है जटिल पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलने का काम कौन करते हैं। तो आप क्या बताओगे भाई, अपघटनकर्ता करते हैं। कौन करते हैं, अपघटनकर्ता करते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, ये जीवाणु, कवक, ये सारे के सारे अपघटनकर्ता के एग्जाम्पल है। अब देखो खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। जीवों का वह क्रम जहां से ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह हो, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर को बोलते हैं फूड चेन, कि कहीं एक जगह से एनर्जी जो है वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, उसको क्या बोलोगे, मतलब खाद्य श्रृंखला बोलोगे। जैसे हम पौधों को खाते हैं तो पौधों से एनर्जी लेते हैं, तो पौधों से हमारे में एनर्जी हो रही है ना। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं आप फूड चेन का, बेस्ट एग्जाम्पल पौधे से लेता है टिड्डा, टिड्डे को खा जाता है मेंढक, मेंढक को खा जाता है सांप, सांप को खा जाता है मोर। तो ये क्या हो गया, एनर्जी ट्रांसफर। अब ये एनर्जी ट्रांसफर का काम होता है खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई साहब, खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया के में क्या होता है, 90% ऊर्जा का नुकसान होता है। मान लीजिए कि पौधे से टिड्डे ने ली, वो 10% ही लिए, 90% जो हुई है वो नुकसान हुई है। फिर जितनी टिड्डे को मिली उसका 10% किसने ले लिया, मेंढक ने ले लिया। इसी टाइप से जो है वो चलता है। तो 90% ऊर्जा का नुकसान होता है। यदि पौधे से टिड्डा 10% ऊर्जा का मतलब हिसाब करता है तो इसे लिडमैन का 10% सिद्धांत कहते हैं। आपसे पूछा जाए फूड चेन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, लिडमैन ने। लिडमैन नाम ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 10% का सिद्धांत इसे बोलते हैं लिडमैन, ठीक है। ये पिरामिड बनाया था, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, उत्पादक, यानी कि ये पिरामिड है जिसके हिसाब से चलते हैं। वो सबसे ऊपर तृतीय उपभोक्ता को रखा गया है, उसके बाद में द्वितीय को रखा गया, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को रखा गया, फिर उत्पादक को। ये खाद्य श्रृंखला में 5 ही सत्र हो सकते हैं, कितने, 5। कौन से 1 2 3 4। उसके बाद में देखो
ये 4 हैं, दो दो 5 कैसे हो सकते हैं? देखो ये वाले जो मैंने आपको अभी बताया था ना, 5 स्तर अभी बताते हैं आपको, 1 2 3 4 5, यानी पौधे से मोर तक पहुंचते पहुंचते 5 स्तरों में डिवाइड हो गई, वो बोल रहा है ये, ठीक है, कि 5 स्तर हो सकते हैं। तो 2 स्तरीय खाद्य श्रृंखला किसको बोलोगे? जैसे कि पौधे से हाथी ने ले ली, जैसे पौधे से हाथी ने भोजन प्राप्त किया, तो ये क्या है? 2 स्तरीय। समझ में आ गई ये कौन सी स्तरीय है? 2 स्तरीय खाद्य श्रृंखला है। पौधे से हाथी ने ली, ये 2 स्तरीय है। उसके बाद में 3 स्तरीय खाद्य श्रृंखला क्या होगी बच्चे? 3 स्तरीय है, जैसे पौधे, हिरण, बाघ, इनसे ले ली, यानी कि 2 जगह ट्रांसफर हो रहा है तो 2 स्तरीय है, 3 जगह ट्रांसफर हो रहा है तो 3 लेवल की हो जाएगी वो। 4 स्तरीय पौधे, खरगोश, लोमड़ी, बाघ से में चली गई। 5 स्तरीय खाद्य श्रृंखला पौधे, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज जो मैंने आपको बाज भी बोल सकते हो यहाँ पे, या फिर आप इस यहाँ पे मोर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अच्छे देखते हैं, खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल होता है जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। यानी कि जब बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ध्यान में रखिएगा, एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे कि यहाँ से पौधे पे चल के टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज में जा रही थी ना, ये एक ही डायरेक्शन है, तो उसी तरीके से खाद्य जाल में एक ही डायरेक्शन में होती है, कि आप इसको उल्टा नहीं लेके आ सकते। समझ में आई है? तो खाद्य जाल बहुत सारी श्रृंखलाओं से आपस में मिलकर बन जाते हैं, तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदर्शी होता है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सा रोंग हुआ है। रोंग क्या हुआ है? जो खाद्य जाल है उसमें बहुदर्शी होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, जबकि आप बात करेंगे किसकी? अपनी फूड चेन की। फूड चेन में क्या होगा? सिंगल लेवल का हो जाएगा। फूड चेन में एक ही डायरेक्शन का, और खाद्य जाल में मल्टी डायरेक्शनल। समझ में आ गई इतनी बात? बहुउद्देशीय होता है। तो ये 98 126 30 162 ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं लिख देती हूँ दोबारा से, 98 126 30 162 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालते हैं।